अब यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये लास्ट मेथड है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में, एकदम लास्ट मेथड है। इसमें होता क्या है, सुपरपोजिशन का जरा मतलब समझो, सुपर इम्पोज कर देना, यानी कि एक के ऊपर दूसरा आ जाना, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा आ जाना। तो होता क्या है, जब मल्टीपल लोडिंग्स आती हैं तो उन मल्टीपल लोडिंग्स की वजह से उनके अपने अपने डिफ्लेक्शन आएंगे। समझ रहे हो मैं कह रहा हूं? मान लो बहुत सारी लोडिंग लगी हुई है, तो उन हर एक लोडिंग की वजह से अपना अपना एक डिफ्लेक्शन आएगा। होता क्या है कि वो जो हर एक अपना अपना डिफ्लेक्शन है वो बाद में सबका जोड़ दिया जाता है और एक कंबाइंड डिफ्लेक्शन जो निकाला जाता है वो इस मेथड के थ्रू निकाला जाता है। ऐसी स्लोप जब बहुत सारी लोडिंग हो रही होगी, उन सब लोडिंग की वजह से अपना अपना एक स्लोप आएगा, हर एक लोडिंग अपना अपना एक स्लोप देगी। तो लास्ट में जब हर एक स्लोप को जोड़ करके कंबाइंड स्लोप निकाला जाता है वो इस मेथड से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये मेथड इसी काम में आता है कि नेट एक रिजल्ट निकाल के दे। बात समझ में क्या कर रहा हूं? आगे ना नहीं नहीं आया समझ में? मान लो कि यहां पे ये तो बहुत सारे हो गए, ये P1, P2, P3, P4, P5, ये 5 लोडिंग लगी हुई है। ठीक है, अब इस पहले P1 की वजह से ये डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे A, ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे ले लेता हूं B, और ऐसे मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस ले लेता हूं C, ऐसी और भी डिस्टेंस है। अब मुझे बताओ कि यहां पे P1 की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आएगा? बताओ कितना डिफ्लेक्शन आएगा? फॉर्मूला तो लोग जानते हैं, कितना आएगा? अभी अभी तुम लोगों ने कैंटिलीवर के केस में सॉल्यूशन किया है, जरा पीछे घूम करके देखो। जब फ्री एंड पे कैंटिलीवर से लगा रखे होंगे, देखो जरा डिफ्लेक्शन कितना आता है। अभी अभी किए हो सबके सब आगे WL की 1/3 है, यानी कि W यहाँ पे P1 A³ अपॉन 3EI, इसकी वजह से इतना। दूसरी की वजह से देखो कितना होगा यहाँ पे, उसी तरीके से P2 A की जगह आ जाएगा B³ अपॉन 3EI, ऐसे ही Y3 P3 C³ अपॉन 3EI। ठीक है, ऐसे ही और भी आ जाएगा। तो जो टोटल डिफ्लेक्शन निकलेगा वो निकलेगा Y1 Y2 Y3 प्लस Y4 प्लस Y5 सभी को जोड़ने के बाद। ठीक है, ऐसी जो यहां पे मेरा टोटल स्लोप निकलेगा वो सभी स्लोप्स को जोड़ने के बाद निकलेगा। ऐसे बात समझ आ गई? ये होता है मेरा मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, और ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में आता है, इससे क्वेश्चन तुम लोग प्री में सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अब तो क्लियर हो गया ना? अब मुझे तुम लोग स्लोप की वैल्यू बताना, P1 की वैसे कितनी आएगी? फिर से पीछे देख लीजिए भैया, P1 A² अपॉन 2EI, ये सब तुम्हें रटने पड़ेंगे। अब एक टेबल बनवा रहा हूं, ये सब रटने पड़ेंगे। अगर तुम लोगों ने नहीं रटे तो फिर भूल जाओ। बहुत से क्वेश्चन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के प्री में तो सॉल्व नहीं होने ही नहीं है, बल्कि मैं तो कह सकता हूं कि एक भी नहीं होगा। क्यों? वो पता क्या देगा? क्वेश्चन देगा ऐसे क्वेश्चन देगा एग्जाम में, ये रहा, यहाँ पे लगा हुआ वजन P, बताओ क्या होगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन? ऑप्शन दे रखा होगा, कैसे पता करोगे क्या होगा? एक ऐसे ऑप्शन दे देगा, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम, बहुत पूछता है, क्या देगा? ये लगा हुआ है, बताओ यहाँ पे मतलब जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन कितना होगा? बताओ। ऑप्शन में देगा, ऑप्शन पूछेगा। तो जब तुम लोगों ने वैल्यूज ही याद नहीं रखी, जैसे ये वैल्यू है, तो फिर वो कैसे सॉल्व कर लोगे? नहीं कर सकते। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन प्री में बहुत आसान आता है, बहुत आसान आएगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन प्री में, और तुम क्वेश्चन छोड़ दोगे, देख लेना 100%, क्योंकि वैल्यूज याद नहीं आएगी तुम्हें। तो अभी टेबल बनाए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे इसमें? हाँ तो लिख लो फिर, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 ऐसे ऐसे करके लिख लो ना।
तो सारे मेथड करने आ सकते हैं क्या जितना पांचों पांचों का। हाँ सब करना है। चलो जी, अब यहाँ पे हमारे पास में होगा सबसे पहले बीम एंड लोडिंग। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि बीम हमारी क्या है और उसके ऊपर वजन किस तरह का होगा। यहाँ हमारे पास में आएगा नेक्स्ट स्लोप एंड यहाँ आएगा डिफ्लेक्शन। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा आ जाता है कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर ये सीरीज में लेके चलेंगे सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले आया कैंटिलीवर, उसमें यूडीएल अब आ गया। देन थर्ड आएगा हमारा कैंटिलीवर में जब हम यहाँ पे मूवमेंट लगा रखे होंगे, एम नॉट या फिर एम ले लो। अब इनको याद कैसे करना है वो भी बता दूंगा मैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देना। इसके बाद में इसको जब बनाओगे थोड़ा स्पेस बना देना। है स्पेस? यहाँ पे दो चीजें हो गई हैं। अभी यहाँ इसमें देखो एक बार, ये वाला जो केस है, अगर मुझे ए पे निकालना है स्लोप,
तो ए पे निकालने के लिए क्या हो जाता है कि ये जो दूसरा वाला पार्ट है बी के साइड का, तो देखो वजन लग रहा है यहाँ पे, दो हिस्से हो गए, सिमेट्रिक नहीं है लोडिंग, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, सिमेट्रिक होता तो ये हो जाता है L/2 लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ क्या किया मैंने कि W ए बी से तो हर बार आना, ए बी तो मल्टीप्लिकेशन में हर बार आएगा, चूंकि मैं ए पे निकाल रहा हूं तो L के साथ में ये वाला हिस्सा जोड़ देंगे। जब मैं बी पे निकालूंगा तब यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WAB L+A/6EIL, ये एड बी होगा, देख रहे हो बदल गया। जब बी पे निकालेंगे तो ये ऐड करेंगे, और जब सी पे ही निकालेंगे तब माइनस कर देंगे दोनों, तब क्या आएगा वो देखो, ये चीज फिर तब बन जाएगी WAB B-A/6EIL एट सी। ठीक है, ये क्लियर है। अब जरा ऊपर से आ जाओ, सारे के सारे एक बार बताता हूं मैं। यहां W वेट जब लग रहा है और ये डिस्टेंस है L, मैंने सभी के लिए डिस्टेंस जो है नहीं लिखा है, L अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहां पे स्लोप जो होगा वो होगा WL²/2EI, ठीक है। अब तुम लोग एक पैटर्न फॉलो करोगे, यहाँ पे एक पैटर्न तुम लोग देख रहे होंगे, क्या है वो पैटर्न देख लोगे। ये पॉइंट लोड है, सबसे पहले पॉइंट लोड्स के लिए बात कर लेते हैं। पॉइंट लोड के लिए जब स्लोप की मैं बात करूंगा और जब मैं डिफ्लेक्शन की बात करूंगा, तो तुम लोग जरा मुझे एक बार बता दो कि स्लोप में यहां पे क्या रहा है L⁻², अब कहीं और आ जाओ, यहां पे क्या रहा है L⁻², यहां पे भी L⁻² ही आएगा क्योंकि नीचे से कट जाएगा, और क्या है देखो, यानी कि यहां पे L⁻² आ रहा है। तो होगा क्या कि जब भी पॉइंट लोड में डिस्कस होगा, पॉइंट लोड के लिए जिक्र आएगा, तो हमेशा पावर L2 होगी, और जब डिफ्लेक्शन की बारी आएगी तो वो L3 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। ये एक पैटर्न है, तुम लोग जो नहीं बोलना है तुम लोगों को। ऐसे अगर मैं यूडीएल की बात करूं तो यूडीएल में क्या होगा कि यहां पे देखो यूडीएल है ना, स्लोप में क्या आ गया 3, पावर 4 आई है, डिफ्लेक्शन में एक पावर बढ़ जाती है, तो ऐसे यहां पे होगा L3, यहां पे होगा L⁻⁴। ये चीज क्लियर है। अगर मूवमेंट आएगा, मूवमेंट का भी एक केस लिखा हुआ है, ये मूवमेंट का यहाँ पे, तो जब मूवमेंट आएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ L और यहां पे L2, ठीक है। क्लियर होगी ना बात। तो अगर तुम लोग एक पैटर्न देखो तो मूवमेंट के लिए L और फिर L2, पॉइंट के लिए L2 L3, एक एक पावर बढ़ती चली जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है, इस तरीके से इसको याद कर लेना। और भी कुछ चीजें हैं याद करने वाली, वो देख लो क्या है। जब पॉइंट लोड लगेगा, देखो सुनो, यहां पे क्या है कि जितना छोटा सा केस उतनी छोटी वैल्यू, समझो जरा। कैंटिलीवर सबसे छोटी बीम है हमारे लिए, और पॉइंट लोड सबसे छोटा लोड है, मतलब उससे भी छोटा तो हमारे लिए ये है मूवमेंट, ठीक है। तो अभी देखो कैंटिलीवर पे जब पॉइंट लोड लग रहा है तो ये कॉमन देखो तुम 2 2 3 3, ठीक है। जब कैंटिलीवर पे यूडीएल लग रहा है तो यहाँ पे क्यूब है, दुगना हो गया, यहाँ पे 4 है, दुगना हो गया। जब मूवमेंट लग रहा है तो सिर्फ m है, नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 है पावर में, तो यहाँ पे सिर्फ अब यहाँ पे देखो दुगना होगा। एक पैटर्न बता रहा हूं जो फॉलो हो रहा है हर जगह पे। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 के साथ में 16 आ रहा है, यहाँ पे 3 आते, 16 × 3 48 हो गया, हो गया। ऐसे यहाँ पे देख लो। अच्छा अभी इसमें नहीं आएगा समझ, यहाँ देखो इस वाले में, यहाँ पे भी क्या है 24 आ रहा है, यहाँ पे पैटर्न बनता है, सॉल्व करेंगे ना 24 × कुछ करेंगे तब आ जाता है 24 × 8 करके आ जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी आगे बताओ, ये मुझे रब करना पड़ेगा। ये मार्क कर लेना तुम लोग भी, ताकि याद करने में बाद में आसानी हो।
ये इसके बाद आना, इस पर के बाद। हाँ ये के बाद वो है। ये वाला, हाँ ये मैंने भी लिखा नहीं है। छोड़ो तुम लोग भी स्पेस छोड़ो। देखें आगे, देखें, समझो। अभी यहाँ देखो, जब ये मूवमेंट लगता सेंटर पे, उस केस में हमारे पास में ए और बी। अब जरा समझो तुम, जब सेंटर में मूवमेंट लगेगा और सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसकी शेप कैसी बनेगी? ये शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी, हो जाएगी नहीं? बताओ कैसे? मुझे ही ऐसा लग रहा है, बाकी सबको भी लग रहा है? बोलते नहीं ऐसे ही हो जाएगा भाई। ये इसको ऐसे ही तो घुमा रहा है, तो यानी कि ये हिस्सा नीचे, वो हिस्सा ऊपर। तो होगा क्या कि यहां पे कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है, सपोर्ट है यहाँ पे। तो जहां सपोर्ट होगा वहां पे तो रोकेगा ना, वो घूमने से रोकेगा, थोड़ा बहुत तो रोकेगा, भले ही सिंपल सपोर्ट है लेकिन थोड़ा बहुत तो रोकेगा। तो सिंपल सपोर्ट पे ml/24 होता है, ए और बी। ए और बी पे हमारा जो स्लोप है वो कितना है? ml/24। लेकिन सेंटर पे जहां पे मूवमेंट लगा सबसे ज्यादा असर तो वही दिखाएगा, तो सेंटर पे दुगना होता है ये इसका दुगना कर दो तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं इस मूवमेंट का यूज करूंगा तो बताओ यहाँ पे क्या चीज आएगी? यहाँ एंड पे मूवमेंट्स आ जाएंगे, ml/2ei हो गया ml/2ei हो गया। चलो अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो C पे तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो हो जाएगा ml²/80। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? आगे देखो, अब इसके लिए देखो, ये है हमारे पास में फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में क्या हुआ? अब अगर तुम स्लोप देखोगे तो एंड्स पे तो जीरो रहेगा, ए और बी पे, वो मैंने जीरो कर दिया। डिफ्लेक्शन है यहाँ पे WL3/192 सेंटर पे। अब ये डिफ्लेक्शन आया कैसे? होता क्या है कि फिक्स्ड बीम में जो हमारी फिक्स्ड बीम होती है वो सिंपल सपोर्टेड बीम से थोड़ी सी रिलेटेड होती है। कैसे रिलेटेड होती है कि सिंपल सपोर्टेड बीम में जो डिफ्लेक्शन होता है सेंटर पे, पॉइंट लोड की वजह से उस वैल्यू का यहां पे 1/4 हो जाता है। देखो तो ये जो वैल्यू तुम देख पा रहे हो ना, ये है 1/4 ऑफ y max SSB। सिंपल सपोर्टेड बीम में जब पॉइंट लोड लगा था तब जितना डिफ्लेक्शन आया था ये उसका 1/4 है। तो 48 था ना वहां पे, WL3/148 DI, 1/4 से मल्टीप्लीकेशन करो, 192 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे देखो, ये भी फिक्स बीम है, यहाँ पे एंड पे मेरा स्लोप 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू कैसे आई है? अब तुम लोग याद करो, सिंपल सपोर्टेड बीम में जब यूडीएल लगा था तो वहां पे क्या था? 5WL/4/384 EI, ये तो था। अब जैसे यहाँ पे 1/4 हुआ, यहाँ पे हो जाता है 1/5। तो यहाँ पे क्या है? 1/5
ऑफ वाई मैक्स, ये एसएसबी की बात मैं कर रहा हूं यहां पे, जब यूडीएल लग रहा था तो 5 जो ऊपर था वो कट जाएगा, तो यहां पे ये बचेगा डब्ल्यू की पावर 4 384। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, ये यूवीएल का केस है, इस यूवीएल के केस में हमारे पास आ रहा है डब्ल्यू क्यू अपॉन 24 EI, यहां पे आ रहा है डब्ल्यू की पावर 4 अपॉन 30 EI। ये जो आया है ये आया है यहाँ पे बी पे, और ये जो आया है ये भी मेरा बी पे है, ये डिफ्लेक्शन आया है यहाँ पे और ये मेरा स्लोप आया। अब यहाँ पे लोडिंग पे ध्यान दो, कैसी लोडिंग है, इस तरीके से लोडिंग है ना। अगर ये बदल जाए यानी कि उल्टा हो जाए इस तरीके से, तब क्या किया जाए, तब का केस मैं तुम लोगों को बताता हूं, इसीलिए मैंने इसकी यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी है। तुम लोग एक बार जरा सोचना, ये कैंटिलीवर तो है ही, इस कैंटिलीवर में अगर यूडीएल लग रहा हो, कैंटिलीवर में अगर यूडीएल लग रहा हो, देखना राइट, अगर मैं यहाँ पे यूडीएल लगा दूं, तो इस तरीके से पूरा रेक्टेंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या मेरी बात सुन में आ रही है, बनेगा रेक्टेंगल। अब तो जब पूरा रेक्टेंगल बन रहा था तब मुझे याद दिलाओ क्या थी वहां पे, ये रेक्टेंगल का मतलब क्या है, किस तरह की लोडिंग है, ये यूडीएल है। अब मुझे जरा याद दिलाओ, जब मेरा कैंटिलीवर में यूडीएल लगा था तब कितना डिफ्लेक्शन था और स्लोप था, बता देना। पहले तो डब्ल्यू क्यूब अपॉन 6 EI स्लोप, और यहाँ पे डब्ल्यू की पावर 4 अपॉन 8 EI, ये रहा डिफ्लेक्शन, ये जो था। अब हम करते क्या है कि इसमें से तुम लोग अब ध्यान दो, ये जो तुम्हें दिख रहा है, अगर इस पूरे में से मैं इस ब्लैक वाले को घटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, या फिर एक काम कर लो, इसमें से अगर मैं ये रेड वाला पार्ट हटा दूं, यानी कि ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ, दोनों आधे हैं, सोना मत करो क्लास में, ये दोनों आधे हैं, तो मैंने इसीलिए एक की वैल्यू लिखी है। मैं क्या काम करूंगा, इस समय से अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये जो मेरा ब्लैक वाला है ना यहाँ पे, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस वैल्यू को इसमें से घटा दूं तो फिलहाल जो ब्लैक वाला है इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा। समझ गए, ये रेड वाला ऊपर का पार्ट है, क्लियर हुई ना बात। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिखा, तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, ये आसान है याद करना। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे देखो यूवीएल में क्या है, क्यूब, यहाँ पे पावर 4 है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्यूब और पावर 4 ली। मूवमेंट के लिए L, पॉइंट के लिए L2, यूडीएल के लिए L3 और यूवीएल के लिए भी सेम है यहाँ पे, ठीक है। ये फिर को भी निशान थोड़ा प्यार से बना लेते हैं इसे। अरे ये आंसर नहीं है, इसमें से ये सबट्रैक्ट करोगे तब आंसर आएगा। ये बोल दूं, अभी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ गया। और ये सारी वैल्यूज याद कर लेना।
निकाल पाओगे? चलो पहले तुम लोग ट्राई करो। क्या लास्ट में लिखना सर फ्री एंड डब्ल्यू के बाद लास्ट में क्या लिखना सर? डी ABCD। पूछ लेते हैं 0.5 बाहर क्लास में क्या अब आया है अपॉन में। अब आया सही। भाई तुम क्या कर रहे हो आगे बैठे हुए दोनों और पीछे आलोक क्या चल रहा है? देखो भैया पॉइंट रूल है ना, कैंटिलीवर और पॉइंट लोड का केस है। तो यहाँ पे अगर P लोड लगा हुआ है तो फिर क्या होगा यहाँ पे स्लोप। अगर L यहाँ पे डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा PL²/2EI। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालने की तो वो हो जाएगा PL³/3EI। चलो अब यार बता देता हूँ मैं फटाफट से, वरना तुम लोग तो बहुत टाइम लगाओगे। यहाँ क्या है कि सबसे पहले इसकी वजह से निकालो, किसी की वजह से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जब इसकी वजह से स्लोप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले मैं कर लेता हूँ थीटा बी, क्योंकि बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट, तो थीटा बी यहाँ पे कितना हो जाएगा? WA²/2EI। थीटा सी कितना होगा यहाँ पे? ये रहा यहाँ पे थीटा सी, तो फिर इसके लिए क्या हो जाएगा? W2A²/2EI। यही तो होगा। यहाँ पे देखना आगे कितना हो जाएगा? थीटा डी इक्वल्स टू W3A²/2EI। सबका समेशन कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे भैया? W/2EI सब कॉमन ले लो। अंदर में कितना बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है A² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4A² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9A²। कितना हो रहा है? 10 14। देखना जरा, W इंटू 14A²/2EI, ये 2 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा WA² 7WA²/EI। लो जी ये आंसर है हमारा। इतनी ही देर लगेगी एग्जाम में भी सॉल्व करने में। ठीक है, आगे स्लोप डिफ्लेक्शन निकालो। रब कर दूं? कितना डिफ्लेक्शन? गलत है, नोट कर रहे थे क्या? अब स्लोप तो हर कोई निकाल लेगा, आती है बात डिफ्लेक्शन निकालने में, क्योंकि डिफ्लेक्शन निकालते टाइम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। वो देखो क्या है कॉन्सेप्ट, हर एक केस के लिए अलग बता देता हूं मैं। यहाँ पे जब हम बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालेंगे तब क्या है, सी पे निकालेंगे तब क्या है, डी पे निकालेंगे। तो पहले अभी यहाँ पे देखो, इतनी लंबी मेरी बीम है और यहाँ पे वजन लगा है W। अभी मैं बी पॉइंट पे हूँ यहाँ पे, बाकी सबको हटा दो, सिर्फ एक वजन मैंने देखा, बाकी सब वजन हटा दो। और करना यही है एक्चुअली में, हर जगह पे यही करना होता है। डिफ्लेक्शन निकालते टाइम यही करना है हर जगह पे। स्लोप के टाइम में कोई दिक्कत नहीं, सबका एक साथ एडिशन करते चले जाओ, लेकिन जब डिफ्लेक्शन निकालोगे तब इंडिविजुअल लोड की वजह से डिफ्लेक्शन निकालोगे। अब देखो तो इसकी शेप कैसी बनेगी भैया, ये इसको नहीं शो कर रही है ना, यहां से झुका रही है ना। तो होता क्या है कि जब घुमाएगी झुकाएगी इसको तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, लेकिन जो इसे बी पॉइंट के आगे का हिस्सा होगा वो स्ट्रेट ही रहेगा। बात समझ रही है? वो स्ट्रेट ही रहेगा। और तुम लोग किसी चीज को मोड़ करके देख लेना, मान लो कोई स्केल है, तुम स्केल को मान लो बहुत लंबी सी स्केल है, उसको तुमने थोड़ा सा डिस्टेंस से ही मोड़ा तो उसका कुछ हिस्सा मुड़ जाएगा, लेकिन आगे का जो है सीधा रहेगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है, ये सीधा है। तो अब क्या होगा ये देखो, अब तुम लोग क्या निकाल रहे हो? डिफ्लेक्शन निकाल रहे हो ना? मेरी बात क्या समझ में आ रही है सभी को? आदित्य, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो भैया ये जो डिफ्लेक्शन आया है ये अभी किसकी वजह से आया है? इस वजन की वजह से आया है। ये डिफ्लेक्शन कितना है यहाँ पे? YB। अभी डायरेक्ट फॉर्मूले वाला डिफ्लेक्शन है ये, लेकिन और ये यहाँ पे क्या है? थीटा बी, ये स्लोप है वो। लेकिन होगा क्या? टोटल डिफ्लेक्शन क्या है? देखो टोटल डिफ्लेक्शन तो यहां से आ रहा है ना, यहां तक टोटल डिफ्लेक्शन तो ये आ रहा है। तो अब होगा क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस थीटा बी में ये जो यहाँ पे ये लंबाई है ना, ये लंबाई कितनी है? 2a। इससे मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा। क्या बात समझ आ रही है सभी को? नहीं आ रही? नहीं आ रही है
आदित्य सर आपको देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं हम? ये मान लो कि अगर ये छोटा सिर्फ एक एंड होता ना कितना, तो बस यहाँ हमारा स्लोप आया था थीटा बी, इससे आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब देखो क्या होगा, क्योंकि यहां से आगे लंबाई है ना यहाँ से आगे लंबाई, इससे आगे तो काफी लंबाई है, अभी मैंने वो हटा रखी है, दिखाई नहीं है। तो जितनी भी लंबाई होगी ये हल्का सा घूमेगा तो वो उतना ही नीचे पहुंचेगा ना हिस्सा। मतलब अगर ये छोटा सा है तो एंगल तो उतना ही रहेगा, जितना भी एंगल है वो उतना ही रहेगा, ज्यादा तो नहीं होगा, एंगल में चेंज तो कभी आएगा ही नहीं, एंगल तो सेम रहेगा, लेकिन लंबाई इफेक्ट डाल देगी। अभी देखो यहाँ पे क्या है, मान लो ये 10 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और इतनी सी एक लंबाई थी, इतनी लंबाई थी, तो इसकी वजह से कितना डिफ्लेक्शन आया, टोटल इतना डिफ्लेक्शन आया ना फालतू। अब मान लो 10 डिग्री का एंगल है, सेम ही, मैं एंगल में कोई चेंज नहीं कर रहा, लेकिन लंबाई भी बढ़ाता हूं, मान लो इतनी लंबाई है, अब कितना डिफ्लेक्शन हो गया, अब इतना डिफ्लेक्शन हो गया नहीं हो गया, ये देखो डिफ्लेक्शन बढ़ गया। एंगल सेम होने से अगर लंबाई ज्यादा तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, उस एंगल में इस लंबाई को मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसीलिए, तो यही करना है। तो टोटल डिफ्लेक्शन देख लो कितना आएगा। तो टोटल डिफ्लेक्शन को मैं यहाँ पे डेल्टा बी लिख देता हूं, जो कि होगा वाई बी प्लस, और ये कितना है यहां से यहां तक, थीटा बी इंटू 2a। क्या मेरी बात क्लियर है? ये है टोटल डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी ड्यू टू द रोड डब्ल्यू, ठीक है। ऐसे ही अब एक और देख लो, अब यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, सी के लिए निकाल लो, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, वाई सी प्लस थीटा सी इंटू ए, क्योंकि डिस्टेंस अब ए ही बचा है ना, इसीलिए एक हो जाएगा ये। और लास्ट में डेल्टा डी कितना आएगा, वाई डी, बस वाई डी आएगा, ठीक है, इतना है। अगर देखना चाहो तो आगे भी ले लो, इंटू 0, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है तो 0 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा। अभी क्लियर है? अब सब वो ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। सर वासी हो जाएगा सर, यहाँ डब्ल्यू इंटू 2a क्यूब अपॉन 3a। क्या वाईसी की बात कर रहे हो? जी सर, बिल्कुल सर, वाईसी जी सर, डब्ल्यू इंटू 2a क्यूब अपॉन 3a माइनस 14 या फिर माइनस छोड़ो 14 डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 3 आई वासी सर। वैसे सर डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 3a होगा ना सर? वाईसी है। अच्छा वाईसी की तरफ देखो जरा, यहाँ निकालना है ना, तो ये होगा कितना, बाई डब्ल्यू 2a क्यूब अपॉन 3ai प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किससे करूंगा, थीटा सी से, थीटा सी की वैल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू इसमें वासी स्क्वायर। वासी का सही है सर, मैं बोल रहा वासी का सही पूछे थे सर, वही ना, डेल्टा से निकालेगा तब ना टोटल होगा सर, जितना बोला। अच्छा सिर्फ वाईसी पूछा था ना, आया बाकी सबका आंसर। क्या रखेंगे किसकी जगह, थीटा थीटा बी की जगह, कहाँ थीटा बी, वहां पे क्यों, पता नहीं थीटा बी क्या रखा जाएगा।